17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है और पहले दिन रात्रि भोज के बाद दूसरे दिन जो है वो बैठक होगी। लेकिन ये जो विपक्षी दल जुट रहे हैं वो क्या बातचीत करेंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों का महाजुटान बेंगलुरु में हो रहा है और इसमें जो है मोदी विरोधी दल जितने भी हैं वो सब के सब इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक दलों की बात अगर हम छोड़ दें तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो मीटिंग होनी है विपक्षी दलों की, इसमें किन विषयों पर बातचीत हो सकती है या किन विषयों पर फैसला लिया जा सकता है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि किन विषयों पर फैसला नहीं आने की उम्मीद है, मतलब जिन पर फैसला नहीं लिया जाएगा। तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी बात है जिस पर कि फैसला नहीं लिए जाने की उम्मीद है वो ये है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये शायद नहीं बताया जाएगा और ना ही ये बताने की कोशिश होगी कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा और कहा जाएगा कि इसे हम स्टेट यूनिट पर छोड़ सकते हैं। तो ये तो वो बातें हैं जिनका कि फैसला इस मीटिंग से आने की उम्मीद नहीं के बराबर है। लेकिन जो फैसले लिए जा सकते हैं अगर हम उस पर बात करें तो आपको बताऊं कि जो फैसले लिए जाएंगे वो ऐसे होंगे जो सामान्य विषय होंगे और जिस पर जो है पहले से ही इन दलों के बीच मतैक्य है। जैसे महंगाई पे बात हो सकती है, बीजेपी के खिलाफ बात हो सकती है, संवैधानिक संस्थाओं पर जो कुठाराघात होने की बात जो विपक्ष आरोप लगाता है उस पर बात हो सकती है। इसके अलावा आपको केंद्र जो जिस तरह से अध्यादेश लेकर आया है उसके खिलाफ कोई बात हो सकती है, दिल्ली सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इन चीज़ों पर जो है इस विपक्षी दलों की बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिस पर पहले से ही सारे विपक्षी दलों की राय जो है वो एक जैसी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक से एक कन्वेनर चुना जा सकता है, क्योंकि एक कन्वेनर की जरूरत होती है जो कि अब कोऑर्डिनेट करेगा। तो कौन बनेंगे कोऑर्डिनेटर, ये एक बड़ा सवाल है और क्या इस पर मतैक्य हो पाएगा, क्या सारे दल एक मत पर एक राय पर आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक फैसला इस मीटिंग से आ सकता है। इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बातचीत हो सकती है और ये हो सकता है कि जो कन्वेनर बनेगा उसके नेतृत्व में या उसके ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि आप जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए एक कमेटी बना दीजिए और जो कमेटी है वो तय करेगी कि विपक्ष का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा वो क्या होगा। इसके अलावा आने वाले आगामी संसद सत्र के लिए भी विपक्ष किस तरह से एकजुट रहे इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं जिन पर कि फैसला आ सकता है, जिन पर फैसला नहीं आ सकता वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये उम्मीद मत रखिए कि बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला।
वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।